नमस्कार डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी। और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर ये शो लेकर आए, हमारा साप्ताहिक शो संकट सुरक्षा स्वामी। इस हफ्ते का शो हम अपने घरों से कर रहे हैं, आपको बता दूं, क्योंकि G20 की वजह से हम सभी ऑफिस नहीं जा रहे और अपने घरों से काम कर रहे, तो इसलिए हम अपने घरों से आपके लिए स्पेशल एडिशन लेके आए हैं शो। इस हफ्ते का एपिसोड भी G20 के बारे में है। जो हमने आपके सामने सवाल रखा वो था, क्या शी और पुतिन का G20 से दूर रहना भारत के लिए चीन के साथ परेशानी का संकेत है? प्रवीण, आपकी तरफ एक बार फिर रुक करूंगी। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि शी और पुतिन के G20 ना आने से इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है आखिर? अपूर्वा, जैसे कि शायद हमारे दर्शक इसको जानते भी होंगे, G20 के बड़े सदस्य जो है वो दुनिया के बड़े ताकतवर मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत साइज की है, जिनमें मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक शक्ति है। यूनाइटेड स्टेट्स तो आया ही है, लेकिन उसके बाद है चाइना, रूस भी आता है उसमें। तो जबकि पश्चिम के सारे बड़े ताकत इस G20 में आए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जी। पूर्व की ताकतें, मतलब राइवल ब्लॉक आप कह सकते हो, रशिया नहीं आया है और शी नहीं आया है। अब ये हमारे दर्शकों को क्लियर कर देना चाहिए कि इनके सेकंड रंग के लीडर्स आए हैं। चाइना के प्रधानमंत्री आए हैं, उनके प्रेसिडेंट नहीं आए हैं। हम्म। रूस के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनके प्रेसिडेंट नहीं आए हैं। लेकिन सिंबॉलिकली ये माना जाता है कि जब सबसे अहम लीडर किसी भी मुल्क का आता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के जो बाइडन आए हैं, तो वो मुल्क सपोर्ट का एक जेस्चर दे रहा है, सपोर्ट का एक या इवेंट की अहमियत मान रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि शी क्यों नहीं आए। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, क्या पता, शायद उनको जुकाम है या उनके घर में कुछ मसले हैं जो उनको डील विद करने थे। लेकिन हकीकत ये है कि उनका ना आना एक मैसेज माना जा रहा है। और पहली बार एक G20 में चाइनीज प्रेसिडेंट मौजूद नहीं हुआ है। G20 1999 में शुरू हुआ था, उस वक्त सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर आते थे और वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब से वो एक्सपैंड किया गया और हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आने लगे, तब से चाइना ने एक भी G20 नहीं मिस किया है। रूस की जहां तक बात है, व्लादिमीर पुतिन साहब भारत को अपने आप, भारत को एक दोस्त मानते हैं। उनका भी ना आना, उसकी भी अहमियत तो है ही है। तो लग रहा है कि दोबारा एक नया कोल्ड वॉर उभर रहा है। उस कोल्ड वॉर में G20 फंस गया है। आगे इसके नतीजे क्या होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली ये एक भारत के लिए वार्निंग साइन है। चलिए प्रवीण, आप हमारे दर्शकों के सवालों पर जाते हैं। आपने बात की वजहों की कि क्यों नहीं आए होंगे G20। इस पे हमारे एक दर्शक है विनायक सरदेसाई, हमारे मेंबर हैं। वो एक थ्योरी ऑफर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक थ्योरी जो शी के G20 और आसियान शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने के बारे में घूम रही है, वो जापान के निकी एशिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट और विश्लेषण पर आधारित है। बोल रहे हैं, इसमें कहा गया है कि G20 से शी की अनुपस्थिति का कारण चीनी घरेलू राजनीति में आंतरिक उथल पुथल है। बताया गया है कि एक वार्षिक सम्मेलन के दौरान रिटायर्ड सीसीपी लीडर्स ने शी को मामलों को संभालने के तरीके के लिए फटकार लगाई थी। आपके अनुसार ये विश्लेषण कहाँ तक सही हो सकता है? ये आर्टिकल मैंने देखा था, और एक तो मैं बहुत खुश हूं कि हमारे रीडर्स और व्यूअर्स इतने ध्यान से इंटरनेशनल प्रेस को पढ़ रहे हैं। एक टाइम था जब इंडिया में कोई नजर ही नहीं देता था इंटरनेशनल प्रेस पर। मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि अब ये वक्त बदल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइनीज सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि कोई इस पुराने लीडरों में इतनी हिम्मत रहेगी कि वो चाइना के प्रेसिडेंट को टोकेंगे। पिछली बार जरूर कुछ सर्विंग लीडर्स ने चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन के एंड पे मिल के माओ सेडोंग के डेथ के बाद उनके समर्थकों को हटा दिया था। लेकिन जब तक माओ जेडोंग जिंदा थे,
तो किसी में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रही थी, और आगे भी चाइनीज लीडर्स के साथ लगभग ऐसे ही रहा है। ये एक बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई ये ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें क्रिटिसिज्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म लीडर के सर्कल के बाहर चलता है। तो जरूर जी के इनर सर्कल के अंदर बहुत बातें डिबेट होती है, इंटेंसली डिबेट होती है, लेकिन एक बार जब वो टॉप लीडरशिप में डिसीजन ले लिया जाता है तो बात खत्म होती है। अब क्यों नहीं आए, इसके कई सारे वजह हम सोच सकते हैं। एक सिंपल रीजन ये हो सकता है कि वो चाहते नहीं थे कि भारत के प्रेसिडेंसी में कोई बहुत बड़ा सक्सेस रहे, या बाइडेन और शी का कोई समिट भारत के प्रेसिडेंसी में रहे जिससे भारत को कुछ शान मिले, हो सकता है। दूसरी ये वजह हो सकती है कि अभी जो गई ब्रिक्स समिट पे वो आए थे साउथ अफ्रीका में, वहां अनडाउटेडली वो स्टार ड्रॉ थे, स्टेट गेस्ट भी थे, सबसे अहम लीडर थे वहां। यहाँ G20 में वो सबसे अहम नहीं लीडर रहते, कई अहम लीडरों में से एक रहते। तीसरी वजह ये हो सकती है कि उनको ग्लोबल हालात पे अभी उनको ये नहीं लगता कि यूएसए के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करने का वक्त आ गया है। उन पे आखिर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी सैंक्शंस जारी हैं। चाइना बहुत शोर मचा रही है इन बातों पे, और शायद वो जब तक बायलैटरली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं कर लेंगे तो वो किसी मल्टीलैटरल फोरम पे यूएस के साथ एंगेजमेंट नहीं चाहते हैं। चाइनीज सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स है, जरूरी नहीं है कि काफी वक्त के लिए हमें पता लगेगा, लेकिन ये इतना इशारा हमारे लिए बहुत होना चाहिए समझने के लिए कि चाइना खुश नहीं है कि वो आए नहीं है। डेफिनेटली इस पे बहुत सारी अलग अलग थियरियां बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में छपेंगी। हर एक्सपर्ट की अपनी एक राय है इस पे। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हमें अब्जॉर्ब करने चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कि ये डेफिनेटिव थियरी है। और डेफिनेटली ये आइडिया कि लीडरशिप के अंदर कोई बहुत बड़ा डिवीजन है, दरार टूटा है और उसके वजह जी को बंद किया गया है, ये मुझे कम से कम इम्प्लॉजिबल लगता है। इम्पॉसिबल नहीं, इम्प्लॉजिबल लगता है। अगला सवाल आदित्य कानूनी हमारे रेगुलर मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि चीन और रूस जैसे देशों का G20 में शामिल न होना ये दर्शाता है कि सदस्य देश अपनी विदेश नीति में G20 जैसे समूह को कितनी गंभीरता से लेते हैं। वो बोल रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब तक देशों द्वारा कोई कॉमन डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, कि आपको लगता है कि भाग लेने और न शामिल होने से शायद ही कोई फर्क पड़ता है क्योंकि कोई कॉमन डिसीजन नहीं आता है ऐसा कुछ। बिल्कुल आदित्य जी, मैं इस बात पे सहमत हूँ कि बहुत बड़े मल्टीलैटरल फोरम्स शायद कोई ज्यादा यूजफुल चीजें नहीं होते। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जिनकी मेरे से कई ज्यादा एक्सपर्टीज है, वो मेरे से असहमत रहते हैं। लेकिन अभी यूएसए के अधिकारी जॉन कर्बी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था इस पे कि 20 घड़ियों को एक ही टाइम पे चाइन दिल कराना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे 20 के 30 बनते हैं और 30 के 50, तो फिर यूनाइटेड नेशंस वाला ही हाल हो जाता है कि। और याद रखिए G20 बाई कंसेंसस चलता है, इसमें कोई मेजोरिटी वोट और माइनॉरिटी वोट नहीं वाली बात नहीं है। तो 20 के 20 को एक ही बात कहनी होती है। अब खैर, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एक हाथ पे वेस्टर्न पावर्स 2 साल से इंसिस्ट कर रहे हैं कि बड़े जो वक्त के मुद्दे हैं, इस केस में यूक्रेन जंग, उनको G20 में डिस्कस किया जाना चाहिए। और चीन और रूस का ये कहना है कि G20 सिर्फ एक इकोनॉमिक बॉडी है, उनमें से इकोनॉमिक मसले डिस्कस होने चाहिए। ओरिजिनली 99 में फाइनेंस, जैसे कि मैंने बताया था, फाइनेंस मिनिस्टर्स के इश्यू पे की मीटिंग से शुरू हुआ था। अब उसमें प्रॉब्लम है कि यूक्रेन की वॉर, जिसको हम जियोपॉलिटिकल मैटर मानते हैं, उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि महंगाई, रिसोर्स शॉर्टेजेस, तेल के दाम, बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। तो इसका जवाब ये रहेगा कि ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल मैटर नहीं है, या जियोपॉलिटिकल मैटर्स के भी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। बाली में जो पिछला G20 समिट था, उसमें बहुत लड़ झगड़ के कुछ 2 पैराग्राफ सहमति के यूक्रेन में किसी तरह क्राफ्ट किए गए। अब लग रहा है कि वो 2 पैराग्राफ्स में जो था उतना भी चाइना और रूस मानने को राजी नहीं है। और अभी तक जो मिनिस्टीरियल मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो हेल्थ की हो या किसी और चीज की हो,
उनमें भारत के चेयर के नोट्स जो कहते हैं, मतलब चेयर के ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, उन चेयर के नोट्स पे भी चाइना ने खासतौर से बहस हर पॉइंट और हर लाइन पे किया है। अब ये सवाल उठा जा सकता है कि मानो कि G20 कोई डिसीजन भी ले ले या कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी दे दे यूक्रेन के जंग पे, क्या कोई फर्क पड़ता है? आखिर बाली में अग्रीड स्टेटमेंट था, लेकिन कोई जंग नहीं खत्म हुआ है। उल्टा मतलब वहां वेस्ट के कंट्रीज अब ज्यादा हथियार दे रहे हैं और लड़ाई ज्यादा तेजी से लड़ी जा रही है। इसका यही जवाब हो सकता है कि समिट्स में ज्यादा एक इंटरनेशनल माहौल या नैरेटिव बनाने का मूड का काम होता है, ना कि कोई डिसीजन लेने का। मेरा जहां तक राय है, मेरी जहां तक राय है, 100 साल पहले तक या 150 साल पहले तक समिट्स होते ही नहीं थे। एक फेमस ट्रीटी ऑफ टिलसिट हुआ था 1807 में, जब पहली बार रशियन जार और फ्रांस के एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट मिले और तय किया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है यूरोप के फ्यूचर पे, तो हमें मिल बांट के डायरेक्टली सबमिट करना चाहिए। और जैसे ही दोनों वहां से निकले, एक दूसरे की पीठ में छुरी मारने की तैयारियां शुरू हो गई दोनों की। बात ज्यादा दिन चली नहीं, लेकिन ये समिट डिप्लोमेसी संभव ही नहीं हो पाता था क्योंकि कोई फोन नहीं थे, सड़कें नहीं थे, किसी महाराजा को सैकड़ों किलोमीटर जाना बात करने के लिए असंभव ही था। आज के जमाने में जब जैसे कि हम आज जूम पे बात कर रहे हैं, लीडर्स के पास बहुत सिक्योर हेविली एनक्रिप्टेड लाइंस हैं, हॉटलाइंस हैं, डिप्लोमेट्स फ्लाइट लेके हर दूसरे दिन एक दूसरे के मुल्कों में जाते हैं। मेरे ख्याल से इस टाइप ऑफ समिट डिप्लोमेसी का काम के तौर से कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक इमेज बिल्डिंग रोल है। और हकीकत यह है कि जो इमेज इस मीटिंग से निकलेगी वो निकलेगी कि दुनिया में बहुत गहरे दरार आ गए हैं जो संभले नहीं जा रहे हैं सिस्टम से, और शायद एक न्यू कोल्ड वॉर सामने आ रही है। शायद इतना भी कुछ नहीं होगा क्योंकि पर्दे के पीछे एफर्ट्स चलते रहेंगे कि चाइना के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो। कोई मुल्क नहीं चाहता कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप टूटे, चाइना भी नहीं चाहता कि सैंक्शंस उसके सर पे पड़े रहे, टेक्नोलॉजी सैंक्शंस। तो कोशिशें चलते रहेंगी, चाहे वो G20 में रूट के दूर रहे हो, लेकिन वो एफर्ट्स हमें इतनी विजिबली दिखाई नहीं देंगे। प्रवीण, आपने कोल्ड वॉर की बात की। हमारे मेंबर संकल्प बोल रहे हैं कि युद्ध की बात हर किसी को एक्साइटेड कर देती है, लेकिन क्या हम वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के युग से आगे नहीं निकल आए हैं? बोल रहे हैं, थोड़ा लंबा सवाल है। बोल रहे हैं कि अनलाइक यूएसएसआर, चीनी अर्थव्यवस्था वेस्टर्न इकोसिस्टम के साथ काफी जुड़ी हुई है। बोल रहे हैं आई डाउट कि चीन प्रभुत्व वाला एससीओ या ब्रिक्स प्लस प्लस वॉर्सो पैक्ट अलायंस बन जाएंगे। वो बोल रहे हैं द पैसिफिक किसी भी आयरन वॉल से कहीं अधिक मोटा है। मर्सिडीज की बिक्री में चीन की हिस्सेदारी 37% है। यूरोप, चीन, अमेरिका और यहाँ तक कि भारत भी ट्रेड ओपियम से एडिक्टेड है। इसमें से किसी के बीच इंस्टेंट डिवोर्स नहीं होगा। लॉन्ग टर्म डीकपलिंग का कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। बोल रहे थैंक्स टू मैड चीन द्वारा 1962 दोहराने की संभावना नहीं है, लेकिन हमारे पास चीनी घुसपैठ के लिए तैयार प्रक्रिया नहीं है। बोल रहे क्या ए के एंटनी चीन के संबंध में अपने असेसमेंट में रियलिस्टिक थे? क्या आपको लगता है कि चीन के खिलाफ खड़े होने के लिए अंकल सैम का हाथ जरूरी है? बोल रहे इज द वेस्ट डिपेंडेबल? क्या वेस्ट डिपेंडेबल है? हम वेस्टर्न सहायता के बिना इसराइल जैसे फॉर्मिडेबल फोर्ट्रेस में कैसे बदल सकते हैं? बोल रहे हैं क्लैरिफिकेशन है। बोल रहे पीएस, मैं एंटी वेस्ट नहीं हूं, मुझे ये इस तरह पोर्ट्रे न करे, मैं बस प्लान बी का आश्वासन चाहता हूं। तो इस शो पे संकल्प हम एंटी वेस्ट और प्रो वेस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू दोनों को वेलकम करते हैं। प्रिंट में हम बहुत ओपन है, तो अगर आप एंटी वेस्ट होते, जो मैं समझ रहा हूं आप नहीं है, लेकिन अगर आप होते तो फिर भी हम खुश होते कि अगर आप शो में आते रहते, अपने सवाल पूछते रहते और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी प्रकट करते। और इस बात में मैं कह दूं, मैं भी इस बात पे आपसे सहमत हूं कि कल चाइना इंडिया पे हमला करे तो यूएसए अपने सोल्जर्स लड़ने के लिए नहीं भेजेगी, ना ताइवान पे हमला करे तो शायद भेजेगी। लेकिन पिछले जो गलवान क्राइसिस हुआ था
या भारत की टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन जो चल रही है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनने कई हमें इमेजिंग और टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की गलवान क्राइसिस के टाइम, जिसके बिना हमारे ट्रूप्स का मूवमेंट और चाइनीज ट्रूप्स का मूवमेंट प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता। तो सपोर्ट तो पूरा दिया। शायद हम ही इस बात को उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि हम ही लड़ रहे हैं, और ये भी चाइना को प्रवोक नहीं करना चाह रहे थे कि अमेरिकन को हम ओपनली दिखा रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब जहां तक डिपेंडेबिलिटी की बात है, जैसे कि मैंने कहा, अमेरिका अपने ट्रूप्स को तो नहीं भेजेगा, लेकिन यूएस के कुछ अपने एलाइज को रिलायबली बहुत सालों के लिए डिफेंड किया है। इसराइल फोर्ट्रेस बन के अरब वर्ल्ड में जिंदा रहा है, लेकिन कोई अकेले नहीं रहा है। उनके 90% आप सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी सिस्टम्स देखोगे, और टेक्नोलॉजी की बात छोड़िए, उनके बजटरी सपोर्ट को देखोगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स बहुत एक जेनरस सपोर्टर रहा है। इनफैक्ट अब बात चल रही है कि इसराइल अब जाके थोड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज में आया है, उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ी है, तो शायद जो यूएस मिलिट्री एड उनको दे रहा है वो कम कर देना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त बात हो रही है जब मतलब इसराइल काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया और अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। अगर ये अमेरिकन सपोर्ट ना होता तो कोई शक नहीं है कि 73 के जंग में या उसके पहले भी इसराइल खत्म हो जाता। क्योंकि उस वक्त अरब जो इनके दुश्मन थे उनको भी सोवियत यूनियन का काफी सपोर्ट था। अब बात आती है कि कि ये कोल्ड वॉर क्या रूप लेगा, जिसने आपने ये सवाल उठाया था, और इसमें मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। सेकेंड जो रियल कोल्ड वॉर जो थी, पहली वाली, उसमें इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड नहीं थे। सोवियत यूनियन कोई बहुत चीजों का सप्लायर नहीं था, एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर उनके थोड़े ट्रेड रिलेशनशिप थे, लेकिन वो भी सोवियत यूनियन ज्यादा अपने ईस्टर्न ब्लॉक पार्टनर से एग्रीकल्चरल गुड्स या कुछ टेक्नोलॉजिकल गुड्स ले रहा था। उनकी बहुत एडवांस्ड इकोनॉमीज नहीं थी। आज की तारीख जबकि हमारा चाइना के साथ फ्रंटल क्राइसिस रहा है और चाइना के बॉयकॉट की बातें करते रहते हैं हम, चलो टिकटॉक को तो बैन कर दिया है, लेकिन हर साल हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, और कल वो एक्सपोर्ट्स चाइना से बंद हो जाए तो हमारे ही देश में कई सारे सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल से लेके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे बहुत नुकसानदायक असर पड़ेगा। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की भी सच्चाई है, दुनिया भर की सच्चाई है। धीरे धीरे जरूर डीकपलिंग हो सकती है कुछ गुड्स में, जैसे सेमीकंडक्टर्स में या हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में। हर मुल्क चाहेगा कि चाइना पे उसकी डिपेंडेंस कम हो, या चाइना के पास जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज है, ताइवान, उनके जैसे जगहों पे डिपेंडेंस कम हो। लेकिन ये उम्मीद रखना कि ये कुछ सालों में होगा या बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये इल्यूजन है। और चाइना भी कोशिश करेगा कि ये प्रोसेस ना खत्म हो, क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं। तो वो भी चाहेंगे कि कुछ मध्य पथ निकले, जिससे वो अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को कायम रखे, लेकिन अपना ट्रेड का रिश्ता पूरी तरह चाइना के साथ ना तोड़े। यूरोप में भी फ्रांस या जर्मनी जरूर कोशिश करते रहेंगे कि वो अपनी चीजें फ्रांस को बेचे, जैसे कि आपने मर्सिडीज का एग्जांपल दिया, लेकिन ये यूके में भी बहुत यूके के फिनिश प्रोडक्ट्स का चाइना में बहुत मार्केट है। लेकिन कुछ चीजों पे वो रोक भी लगाएंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स वो भी समझते हैं, वो चाइना की गुलामी नहीं चाहते। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स में वो रोक रहे हैं। हॉलैंड जो लगभग मोनोपोली पोजीशन रखता है सेमीकंडक्टर्स की प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी पे, ये जो फोटो लिथोग्राफी इक्विपमेंट पे, उसके बिल्कुल टॉप एंड के इक्विपमेंट पे, वो भी चाइना को ये टेक्नोलॉजी अब बेचने को राजी नहीं है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज भी जानती हैं कि चाइना रूस का समर्थक है, रूस से उनको खतरा है। तो हर एक मुल्क एक बैलेंसिंग एक्ट अब करने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे हमें देखने होंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कभी 2 कदम पीछे होंगे, कभी 1 कदम आगे होगा। लेकिन ट्रेंड देखें तो ट्रेंड अब एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ है, जिसमें शायद कोऑपरेशन भी रहेगा, लेकिन कंपटीशन भी साथ साथ चलेगा।
प्रवीण, एक और सवाल लूंगी। आज का आखिरी सवाल आ रहा है बाब कामत से, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बताएं कि मणिपुर में तनाव जारी है, इस पर इतना अधिक फोकस होते हुए और क्या किया जा सकता है इस पर, ये देखते हुए कि G20 की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। G20 तो हमारे डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स का कुछ नहीं कर सकता, कामत जी ना इसमें घुसेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत शर्म की बात है मेरे ख्याल से भारतीय के लिए कि चाहे G20 हो ना हो, हमारे देश के एक हिस्से में इस प्रकार की एथनिक क्लेंजिंग चल रही है और मारकाट चल रही है। 4 महीने से लगातार इस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूरे देश में उथल पुथल है, लेकिन कर कुछ नहीं पाए हैं। कुछ ही दिन पहले आपने पढ़ा होगा द प्रिंट में और दूसरी जगह भी कि इम्फाल में आखिरी जो मेते जो कुकी फैमिलीज रह रही थी, उनको शहर से हटा दिया देना पड़ा क्योंकि उनके जान पे खतरा था। तो बंटवारे के टाइम तो समझ सकते हैं, अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को भड़काया था और मुल्क के दो हिस्से कर दिए थे। लेकिन इस बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है? हम अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मेरे ख्याल से G20 इसको देख के कहीं उनके डेलीगेट्स और एक्सपर्ट्स के दिमाग में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर भारत अपने एक छोटे से हिस्से में, दूर के कोने में दो लड़ते हुए कम्युनिटीज को संभाल नहीं पा रहा है, तो क्या भारत वाकई उतना ताकतवर है जितना हम समझते हैं? क्या कल भारत में कोई ऐसे लड़ाई या ऐसे झगड़े शुरू हो जा सकते हैं जिनको भारत ना संभाल पाए? और डेफिनेटली हमारी सांप्रदायिक हालत पे, हमारे कास्ट प्रॉब्लम्स पे वो गौर से सोच रहे होंगे। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली अगर मैं एक इन्वेस्टर होता या मैं कोई बाहर का प्लानर होता जो अगले 20-25 साल का सोच रहा होता, तो अपने कंसर्न्स के लिस्ट में मैं इसको डाल देता। और ये मेरे ख्याल से असली फैक्ट ये है कि भारत में कभी कभी हमारा रिएक्शन रहता है कि चीजों को छुपा के रख दें और ये उम्मीद रखे कि कोई देखेगा नहीं उन्हें। जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे ही दिल्ली के कुछ बहुत गरीब स्लम बस्तियों के साइड पे ऊंचे ऊंचे हरे रंग के शामियाना लगा दिए हैं, उस उम्मीद में कोई देख नहीं पाएगा कि अंदर एक स्लम है। और बेचारे कुत्तों को सड़कों से निकाल रहे हैं कि वो कुत्ते डेलीगेट्स को परेशान ना करें। मेरे ख्याल से ये सब बचपना है। मतलब हर हर डेलीगेट समझता है कि भारत की हकीकत क्या है, और हम अपने प्रॉब्लम्स को फ्रैंकली और फ्रीली डिस्कस करें तो दूसरे में कम से कम वो उम्मीद आती है कि ये आदमी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये अपने प्रॉब्लम्स को समझता है और इनका हल कोई ढूंढने को तैयार है। तो मेरे ख्याल से मणिपुर की भी बात जहां तक है, अभी हम बहुत दबाव लगा रहे हैं कि इसकी कोई चर्चा ना हो। इससे बेहतर भारत के लिए रहेगा कि हम ओपनली मान ले कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जिनके वजह अब हालत को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और ये प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम्स को हम पहचानते हैं और जरूर इनकी हल निकालेंगे। चलिए, इसी बात पर हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।